चलिए भाई देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नरेशन के पार्ट को। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने समझा है ना। कल किसी बच्चे की समस्या थी शायद, मतलब ये कंजंक्शन का पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, लिमिटेशन ठीक है, आगे जाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए बताइए भाई, डिस्कस करते हैं हम लोग कि नरेशन के पार्ट में आज हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ेंगे ज़रूर, और नरेशन किस तरीके से बना हुआ है और नरेशन का अर्थ क्या है, ये सारी बातें समझेंगे। चलिए एक बार थोड़ा सा बताएं, आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ लिया। आपने नाउन का पार्ट पढ़ा है, दूसरा प्रोनाउन का पार्ट पढ़ लिया, तीसरा आपका वर्ब का पार्ट पढ़ा, यानी कि चौथा आपका एडजेक्टिव का पार्ट पढ़ लिया, और एडवर्ब का पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया, और उसके बाद आप लोगों ने कंजंक्शन पढ़ा और प्रीपोजिशन। यानी कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी एक पार्ट बचा हुआ है इसका, इंटरजेक्शन का पार्ट है कि नहीं। इंटर में आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये आपका क्या है, इंटरजेक्शन, जो कहता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन माइंड ऑब्लिक हर्ट, वही कौन करता है, इंटरजेक्शन करता है। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इसको इस पार्ट से कोरिलेट किया, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो क्वेश्चन आपके नरेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, चलिए भाई देखिए, नरेशन बना किससे है। नरेशन बना आपका नरेट से। नरेट, और नरेट मीन्स होता क्या है, नरेट मीन्स होता क्या है, नरेट नहीं पता। नरेट होता है डिस्क्राइब समथिंग, डिस्क्राइब समथिंग, जिसको हम कहते हैं वर्णन करना। क्या होता है, वर्णन करना। वर्णन करने का मतलब होता है कि हम अपनी बात को किस तरीके से कह सकते हैं, है कि नहीं। यानी कि कहने का अपना अपना तरीका होता है। यानी कि जैसे मैंने कोई बात कही तो मेरे कहने की बात, मेरे कहने का अंदाज, मेरे डिस्क्राइब करने का जो सेंस होगा वो डिफरेंट होगा, और उसी बात को आप अपने तरीके से कहेंगे तो वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि कहने का मतलब नरेशन का सेंस ही है कि नरेट करना, और नरेट करने का मतलब है कि डिस्क्राइब समथिंग, किसी बात को आप डिस्क्राइब करें। और हम डिस्क्राइब करते हैं दो तरीके से, एक होता है आपका, हम कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। यानी कि जब किसी, अब एक बात यहाँ पर आप लोग अध्ययन करेंगे कि आपसे बात करें पर्सन, पर्सन कितने होते हैं, पर्सन याद होगा आप लोगों को, 3 होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पर आपकी इनका बहुत ही रोल है। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई, और सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, या फिर कोई नेमिंग वर्ड, ये किस में आएगा आपका, थर्ड पर्सन में। बात समझ में आ रही। अगर हमने कहा कि ये फर्स्ट पर्सन है, क्या फर्स्ट पर्सन के काम क्या होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन आपका क्या होता है, स्पीकर। क्या होता है, स्पीकर। सेकंड पर्सन कौन होता है, लिसनर। थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन ये होता है नॉन एक्टिव मेंबर। अब इसको नॉन एक्टिव क्यों कहा गया है कि नहीं। जैसे हमने कहा कि अगर हम बोलने का कार्य कर रहे हैं तो, और आप सुनने का कार्य कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, स्पीकर। अब क्या हुए,
लिसनर हो गए। अगर यदि आप बोलने का कार्य कर रहे हैं और हम सुनने का कार्य कर रहे हैं तो आप क्या हुए, हम क्या हो गए, लिसनर। और हम और आप मिल करके किसी तीसरे के बारे में बात करें, वो क्या हो गया, यानी कि हम कार्य कर रहे हैं और आप मिलकर कार्य कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में, तो वो क्या हो गया, वो नॉन एक्टिव मेंबर। जैसे मैंने कहा, यानी कि इस प्रकार सेंटेंस लिखा कि राम सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा दे वर प्लेइंग अ गेम, यानी कि राम ने किससे कहा, मुझसे कहा, यानी कि राम आपका थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन यानी कहने का कार्य करा तो यहाँ ये क्या हुआ, स्पीकर हुआ कि नहीं हुआ, ना समझ। और ये क्या हो गया, लिसनर। और किसके बारे में बात हो रही है, नॉन एक्टिव मेंबर के बारे में। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, है कि नहीं। तो ध्यान रखेंगे, तो इसमें बताया गया कि ये फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर और थर्ड पर्सन कौन होता है, नॉन एक्टिव मेंबर होता है। अब बात करते हैं, अगर हमारे द्वारा यानी कि जो स्पीकर के द्वारा सीधे तौर पे बात की जाए, है कि नहीं, जिसे कहा जाता है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष, जो सीधे तौर पे बात की जाए वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीकर। और जो उसी बात को घुमा फिरा करे वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है कि नहीं। अब इसमें बात को समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या है। अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दिए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानते हैं आप लोग, याद होगा। सेंटेंस आपको बताए गए, एक आपका सिंपल सेंटेंस होता है और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस कैसा है भाई, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, हाँ बिल्कुल, ये साधारण कहने का मतलब कि यहाँ पर सिंपल सेंटेंस हैव एन ओन सब्जेक्ट और ओन वर्ब, यानी कि वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब्स। सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब दिया जाएगा, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा वर्ब मिलेगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों, अब ये आपका एक सब्जेक्ट और एक वो, ये सब्जेक्ट और एक वो मिल करके बना है, तो यहाँ पर आपको ये क्लॉज बन गया कि नहीं बन गया, ये क्लॉज फर्स्ट और ये क्लॉज सेकेंड। अब जब ये दो क्लॉज हो गए तो दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो ये दो प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट नरेशन की, यानी कि आपके नरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके दो तरीके के वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स वाक्य दिए जाएंगे और दो क्लॉज दिए जाएंगे। ध्यान सुनना, सारी इंपॉर्टेंस बातें यहीं पर इंक्लूड होंगी। हमने कहा कि दो क्लॉज होंगे, एक आपका इसको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, एक आपको यहाँ पर नहीं, हम इसी को एक दूसरा नाम दिया गया, इसी को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान सुनना हमारी बातें कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो भी आपके नंबर और पर्सन होंगे, सब्जेक्ट जो एक्शन करेंगे, है कि नहीं, जो कार्य करते हैं, और कार्य का डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ दिया जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में। इज दैट क्लियर। अगर बात करें यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में, यहाँ पर पहली कंडीशन इसमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस ध्यान रखेंगे प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, पहली कंडीशन। नरेशन बनाने के कुछ नियम होते हैं, इस नियम को समझें। यहाँ पर मैं कुछ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर हमने कह दिया कि पहली कंडीशन ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। पहली कंडीशन कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते। दूसरी कंडीशन हम बता रहे हैं, दूसरी कंडीशन ये होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चाहे जो भी हो, ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चाहे जो भी हो, यानी प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो या फिर पास्ट हो, कोई भी टेंस हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या मिल जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या मिल जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन। बात समझ में आ गई। यहाँ पर पहली कंडीशन ये हो गई कि चाहे प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, तब इसमें कोई चेंजिंग
नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन हो गई कि चाहे जो भी टेंस हो, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ रिपोर्टेड स्पीच में है तब भी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती। बात करते तीसरी कंडीशन की। अब यदि ध्यान रखेंगे हमने यहाँ पर इनको चेंज कर लिया, तीसरी कंडीशन ये होती है अगर आपके पास दो क्लॉज दिए गए हैं, इन दोनों क्लॉज को यहाँ पर हम जो जोड़ रखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो किसे जोड़ते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामस। अब इसको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है कि नहीं। अगर हटा दिया जाता है तो यदि सेंटेंस आपका, ध्यान रखेंगे, सेंटेंस आपका असर्टिव हो, बात समझ में आ गई। असर्टिव कहने का मतलब इसके दो पार्ट हो गए, एक हो गया आपका अफर्मेटिव और दूसरा हो गया आपका निगेटिव। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। अगर ये दो पार्ट हो गए, यानी कि अगर सेंटेंस असर्टिव है तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। सिर्फ कहाँ पर, असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर आपने देखिए यहाँ चेंज कर लिया और आपने यहाँ चेंज किया। जो आपकी चौथी कंडीशन बनती है, चौथी कंडीशन बनती है चेंज प्रोनाउन, चेंज प्रोनाउन, यानी कि आपको प्रोनाउन भी चेंज करना होगा। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के जो पार्ट में जो प्रोनाउन आएगा वो कैसे चेंज होगा, ध्यान रखेंगे। प्रोनाउन चेंज करने के कुछ नियम होते हैं। यदि हम पर्सन की बात करें, पर्सन, तो यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इसका एक नियम होता है, हमने कहा एस ओ और एन। हमने कहा फर्स्ट पर्सन कहा और ये अपने आप में यस मीन्स हो जाता है सब्जेक्ट, और गो मीन्स ऑब्जेक्ट, और एन मीन्स नो चेंज, नो मीन्स नो चेंज। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम पांचवें पॉइंट की। जो पांचवा पॉइंट आपसे दिया जाता है, पांचवा पॉइंट ये है कि अगर सेंटेंस में यानी कि डायरेक्ट नरेशन में आपको मिल गया क्या, यहाँ मैं पांचवा पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, नियरनेस वर्ड। क्या मिलेगा, नियरनेस वर्ड। नियरनेस वर्ड होते क्या है, नियरनेस वर्ड होने का मतलब ये, जैसे हमने कहा कि टुमारो, टुमारो आ गया डायरेक्ट नरेशन में, टुमारो चेंज होगा कि नहीं होगा, टुमारो चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे हमने कह दिया यस्टरडे, यस्टरडे, हमने कह दिया एगो, हमने कह दिया दिस, दैट, ये चेंज होंगे कि नहीं होंगे, है कि नहीं। तो टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, है कि नहीं। एगो का बिफोर, दिस का दैट, दिस का दैट, दिस का दोज, ये आपका चेंज हो जाता है नियरनेस वर्ड। समझ में आ गई बात ये। देखिए पहले फिर एक बार रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इनको एक एक करके डिस्क्राइब भी किया जाएगा। हमने पहली कंडीशन ये बताई कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के में कोई चेंजिंग नहीं करते। दूसरी कंडीशन ये बनी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि सेंटेंस आपका असर्टिव हो, असर्टिव करने का मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव हो, तो इनमें हम जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। चौथी कंडीशन ये है चेंज प्रोनाउन। प्रोनाउन आपके इस आधार पर चेंज होंगे, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज। बात समझ में आ गई। पांचवी कंडीशन ये है कि हम चेंज करेंगे क्या, नियरनेस वर्ड को, और नियरनेस वर्ड कहने के मतलब से टुमारो का, द नेक्स्ट डे, एस्टरडे का, एगो का, दिस का और दिस का। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, है ना। तो ये नियरनेस वर्ड। अभी एक चेंजिंग बाकी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नरेशन में, ध्यान रखेंगे। अगर हमने कह दिया यहाँ पर समझे कि रिपोर्टिंग वो पार्ट आपने देख लिया, चाहे प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आपने यूनिवर्सल ट्रूथ एज इट इज लिख दिया। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पास्ट हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पास्ट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में किस तरीके से चेंजिंग होती हैं ये आप समझें।
इस पर कई सारे नियम बने होते हैं। हमने कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो तो यहाँ पर यदि पास्ट टेंस कहने का मतलब सेंटेंस लिखता हूँ, राम सेड टू मी कॉमा इन कॉमा, हमने कहा ही गोज टू स्कूल, ये कॉमा एंड कॉमा क्लोज है कि नहीं। ज़रा बताएं ये किसका पार्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का। ये किसका पार्ट हुआ, रिपोर्टेड स्पीच का। ध्यान रहे हम नरेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण रूल है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज किया जाता है कि नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस चेंज करते हैं। यदि ये पास्ट टेंस में है कि नहीं, और यदि ये पास्ट टेंस में है तो इसको हम पास्ट, यदि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि पास्ट में ही बनाना होगा। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा, यदि यहाँ का टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट में, यदि यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बताएं चेंज होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। अच्छा बताएं कितने टेंस का नरेशन बनता है और कितने टेंस का नरेशन नहीं बनता है, कौन कौन का नहीं बनता भाई। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ध्यान रखेंगे। अब यहां समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कितने टेंस का नहीं बनता तो टेंस होते कितने हैं, 12 होते है कि नहीं। 12 में बात करें तो वो आपका जो टेंस होता है सिर्फ 2 टेंस का, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट और एक होता है सॉरी पास्ट परफेक्ट और एक होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन कौन, पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों टेंस को हम चेंज नहीं करते। बात बची आपकी फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हम विल और शैल जानते हैं कि नहीं जानते। विल को किस में चेंज कर दिया जाता है, वुड में, शैल को शुड में चेंज कर दिया जाता है। बात क्लियर हो गई। अब चाहे इसके साथ विल के साथ हम क्या लगा दें, हैव लगा दें, या शैल के साथ भी क्या लगा दें, हैव लगा दें, तब भी हम किसका चेंज करेंगे, विल और शैल को। यानी कि इसको क्या बना देंगे, वुड हैव, और इसको क्या बना देंगे, शुड हैव। बात क्लियर हो कि नहीं हो रही है कि नहीं। तो ध्यान रखेंगे हम 2 तरह के टेंस का चेंजिंग नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बात क्लियर हो गई है कि नहीं। तो ध्यान रखिए और एक बात, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में, ध्यान रखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आपको पहली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ से दिया गया हो तो से को हम से ही रहने देंगे। यदि आपको क्या दिया जाए, से टू, तो इसको किस में बदल देंगे, टेल में। किस में बदल देंगे, यदि यहाँ पर आपको सेज दे दिया गया तो सेज को सेज ही रहने देंगे, है कि नहीं। यदि यहाँ पर आपको क्या दिया गया, सेज टू दे दिया गया तो इसको किस में बदल देंगे, टेल्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं बातें। यदि यहाँ पर हमने दे दिया आपको सेड, तो सेड को किस में रहने देंगे, सेड में। यदि यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया, सेड टू, इसको किस में बदल देंगे, टोल्ड में। ये समझ में आया कि नहीं बातें। जरा देखें यहाँ पर देख रहे हैं से टू और सेज टू, और सेड टू के साथ हम टेल, टेल्स और टोल्ड का यूज कर रहे हैं। से, सेज और सेड के साथ सिर्फ से, सेज और सेड का यूज करें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जरा देखें, अब बात किया जाए इस सेंटेंस के बारे में तो सेड टू लिखा हुआ है कि नहीं। तो सेड टू ये है क्या अपने आप में, सेड टू है क्या अपने आप में। तो जरा बताएं ये वो अपने आप में ट्रांसिटिव है या इनट्रांसिटिव, ये भी तो जानना चाहिए, है कि नहीं। ये वो ट्रांसिटिव है कि नहीं, बताएं जरा। ट्रांसिटिव है कि नहीं। जब ये ट्रांसिटिव होगी, एक बात तरीके से और समझ सकते हैं, तो ये अपने साथ टू लिया है और टू के साथ हम ये परिवर्तन कर देंगे। बात समझ में आ गई यहाँ पर। यदि ये वो ट्रांसिटिव नहीं होगी, जैसे हमने कहा राम सेड कॉमा यूनिट कॉमा ही गोज टू स्कूल। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। ये वो कैसी हो गई, इनट्रांसिटिव हो गई। तो इसको हम इसी तरीके से हम सेड को सेड में ही रहने देंगे।
चाहे इस तरीके से समझें कि यदि से आ गया तो से को से में, या से टू आ गया तो टेल में, या सेज आया तो सेज में, सेज टू को टेल्स में, सेड को और सेड टू को टोल्ड में। या फिर आप इस तरीके से जान सकते हैं कि यदि ये वो अपने आप में ट्रांसिटिव है तो इसको हम टोल्ड या टेल या टेल्स में चेंज कर देंगे, यदि इनट्रांसिटिव है तो वही रहने देंगे से, सेज और सेड में। क्लियर होगी बातें? तो इतने तरीके से हम नरेशन में चेंजिंग करते हैं। तो आपने देखा कि देखिए अब सिंपल से तरीके से समझे कि आपने देखा कि यहाँ पर आपको दो यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिए गए हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यहाँ पर कॉमा और इनवर्टेड कॉमा से इनको जोड़ करके रखते हैं, यहाँ पर कॉमा इंटू कॉमा क्लोज होता है। अब ये भी आपके बुक में दिया जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को और रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट को भी मेंशन किया गया है कि क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, है कि नहीं। तो रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब ये है कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर के पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बात समझ में आ गई? सारे चेंजिंग आपको यहाँ से यानी कि वर्ब की चेंजिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार करते हैं, इसीलिए इसका कार्य क्या गया है रिपोर्टिंग वर्ब, है कि नहीं। और रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इस एक्शन के द्वारा जो एक्शन यहाँ किया गया है इसका डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ है, आपके आगे वाले क्लॉज में दिया जाता है। क्लियर हो गया? हमने कहा राम सेड टू मी, है ना, राम सेड टू मी, राम ने कहा, अब क्या कहा उसके बारे में आगे डिस्क्राइब किया गया। तो ये स्पीच हुआ कि नहीं हुआ उसका, है कि नहीं। बात क्लियर हो गई? इतनी बातें समझ में आई? क्या क्या चेंज करेंगे देखिए। अब एक प्रकार से एक एग्जांपल देते हैं, अब आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा कैसे बनाया जाता है। अगर यही सेंटेंस आपसे किया जाए तो इसको बनाएंगे कैसे? राम टोल्ड मी, यहाँ पर अब सेंटेंस ये असर्टिव है या असर्टिव है कि नहीं, असर्टिव। अब यहाँ पर क्या लगा दें दैट, इसके बाद ही गोज, ही चेंज होगा भाई, ही चेंज होगा, बताएं जरा। अब ये देखेंगे, हमने बताया कि ये क्या है, प्रोनाउन है कि नहीं है। प्रोनाउन चेंज करने के नियम बताया मैंने। प्रोनाउन कैसे बदलेगा, बिल्कुल हमने बताया प्रोनाउन चेंज करने के लिए आपके नियम है कि नहीं। ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में नो चेंज। यानी ये कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं बदलेगा, तो ही को हम अब जरा बताएं ये बदलेगा, गोज बदलेगा। ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, अरे गोज है, प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है कि नहीं। ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम लोग टेंस जब पढ़ाएंगे यानी कि कहने का मतलब जब इसको चेंज करवाएंगे तो प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट टेंस में, क्योंकि इसका टेंस क्या है, बताया ना कि हम टेंस की चेंजिंग किसके अनुसार करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। ये कौन सा टेंस में है, पास्ट टेंस में, है कि नहीं। तो इसका भी टेंस क्या होगा, पास्ट ही होगा। तो ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या करें, वेंट होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, टू स्कूल। क्यों, ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। देखिए अभी एक ओवरव्यू है, ये समझिए कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है और किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर बहुत अच्छे तरीके से कंसल्ट करना, ध्यान देना है कि नहीं। जैसे एक सेंटेंस और देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक रूल्स हम लोग सीखेंगे। अगर आपसे अब कह दिया जाए, एक सेंटेंस और देता हूं भाई, ये
दोनों सेंटेंस करेंगे, सिर्फ जस्ट बनाइए बस। इसका टेंस किसका, इसका, दोनों का, ठीक है। क्यों नहीं चेंज हुआ भाई, दोनों अपने आप में यूनिवर्सल है भाई। 2 और 2 को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 4 ही तो बनेगा, है कि नहीं। तो ये अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल है। तो ज़रा बताइए, यूनिवर्सल हम चेंज करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ये पार्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, ये पार्ट किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। यदि भले ही रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, तो हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते, उसको एज इट इज़ लिख देते। अगर आपने इसको चेंज कर दिया कि मान लीजिए आपने कह दिया 2 and 2 और इसको पास्ट के अनुसार क्या बना दिया, मेड 4, तो इसका सेंस क्या हो जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने कह दिया सर मैंने बना ही दिया, तो क्या होगा, है कि नहीं, क्या होगा इसका सेंस। कहने का मतलब 2 और 2 4 होते थे, अब नहीं होते हैं। हुआ बात समझ में आ रही है, यानी कि 2 और 2 4 पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। तो ये अपने आप में अभी भी 2 और 2 4 होते हैं कि नहीं होते, है कि नहीं। अगर इसको चाहे हम इसका पास्ट टेंस बना दें इसके अनुसार, यानी कि इस मूव्स को यदि हमने मूव्ड कर दिया, है कि नहीं, तो यानी कहने का मतलब अर्थ जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती थी, अब नहीं लगाती है शायद, है कि नहीं। तो ये अपने आप में क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इनका टेंस चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुछ चेंज करने के नियम होते हैं। अब एक एक टॉपिक हम लोग थोड़ा सा मेंशन करेंगे, लिखेंगे, तो उसके बाद हम लोग बताएंगे। लेकिन एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए पहले, फिर बताता हूँ। अभी तो ये सिंपल सेंटेंस यानी कि सिर्फ एजर्टिव की बात आपने देखी। अब यहीं से देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। इसीलिए जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे होते हैं और पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे होते हैं, उस समय कहते हैं कि इस सेंटेंस को बहुत ही सावधानीपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इन्हीं सेंटेंस का यूज़ आपके नरेशन और वॉइस में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। जैसे हमने कहा कि असर्टिव सेंटेंस कहने के बाद अब आपके पास आता है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कितने तरह से होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2, कौन कौन, यस नो टाइप और WH वर्ड बताया गया, यस नो टाइप और WH वर्ड। यदि बात करें यस नो की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है कि नहीं होता, है कि नहीं। अगर इसकी बात करें WH वर्ड की, तो WH सबसे पहले आता है, हाँ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जरा ध्यान समझिए यहाँ पर। यदि आपके पास सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस चेक कर देता हूँ। ये 2 सेंटेंस दिए गए, दोनों सेंटेंस में बनाएंगे। इसको ज़रा बताएं, ये किस टाइप का क्वेश्चन मार्क है, यस नो टाइप, और ये कैसा है, WH वर्ड। समझ में आ गया, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो गई, इसकी शुरुआत WH वर्ड से हो गई। अब आपके सामने समस्या है कि इनमें चेंजिंग किस तरीके से करें। तो ध्यान रखेंगे, जब आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कहा कि यदि यस नो टाइप होगा, तो यस नो टाइप में की पहली कंडीशन ये होती है कि सेंटेंस में चाहे सेड हो या फिर सेड
टू हो, सेड हो या फिर सेड टू हो, इनमें हम इनके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? आस्क्ड का। किसका प्रयोग करेंगे? आस्क्ड का या फिर आस्क का। बात समझ आ रही है यहाँ पर? अब जो दूसरी कंडीशन चेंज करने की आ गई वो क्या चेंज करेंगे? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। तो यस नो टाइप के आपके क्वेश्चन में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? इफ या वेदर का। इफ या वेदर का, यानी कि इफ अपने आप में कंडीशन शो करेगा। ध्यान, अभी अंतर भी समझ लीजिए कि इफ का यूज आपको आपके एकेडमिक एग्जाम में यानी कि एकेडमिक लेवल पर यह बताया जाता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दोनों में से कोई भी एक यूज कर देंगे, है कि नहीं। लेकिन जब आते हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में तो वहाँ पर इफ़ और वेदर में भी आपको कभी कभी जैसे बैंकिंग एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी कंफ्यूज करा दिया जाता है कि इफ़ का लगाएंगे या फिर वेदर का यूज़ कहाँ करेंगे, है कि नहीं। तो ध्यान रखेंगे इफ़ का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ अपने आप में कंडीशन होगा। अब आप लोगों ने कंडीशनल क्लास पढ़ा हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हुए है कि नहीं। कंडीशन किस तरीके से बनाई जाती है? तो इफ़ हमेशा कंडीशन यानी शर्त शो करेगा, ठीक है ना। और वेदर का यूज़ करेंगे, जैसे वेदर आपका एक ऑप्शन देता है, वेदर चाहे आप यानी कि ये कार्य करे या ना करे, है कि नहीं। तो वहाँ पर किसका यूज़ करें? वेदर का यूज़ करें। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आपको ऑप्शन का भाव स्पष्ट हो रहा है वहाँ किसका यूज़ करेंगे? वेदर का। और जहाँ आपकी कंडीशन शो हो रही है वहाँ पर इफ़ का। क्लियर हो गई ये बातें? अगर बात करें यहाँ पर तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किसका यूज़ करेंगे? इफ़ और वेदर का यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए कह दिया जाए, कैसे बनाएंगे? रमेश, यहाँ पर सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। इसके बाद हिज फादर, यहाँ पर ये क्या लगा देंगे? इफ। इसके बाद अब ध्यान रखना यही गलती होती है, जब हमने रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज कर लिया, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को चेंज कर लिया। ध्यान रखेंगे जब आप पर रिपोर्टेड स्पीच की बात आ गई, यदि ये सेंटेंस डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पर? असर्टिव कहने का मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस शुरुआत किससे हुई है? हेल्पिंग वर्ब से। अब आपने कंजंक्शन लगा दिया तो कंजंक्शन के बाद हमको क्या चाहिए? एक नया क्लॉज। क्या चाहिए? एक नया क्लॉज। और क्लॉज बनता कैसे? सब्जेक्ट और वर्ब से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यू। ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट कौन है? हिज फादर। हिज फादर के अनुसार क्या हो जाएगा? हिज फादर के अनुसार क्या होगा? ही हो जाएगा। क्या होगा? ही। बात को समझ में आई कि नहीं आई? ये कैसे बनाइए भाई? अपने आप में देख रहे हैं क्या है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर ये किसमें बदल जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होता है? ही तो होता है कि नहीं। इसके बाद ये टेंस कौन सा है? कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट। अरे हैव लगा है कि नहीं लगा भाई? हैज और हैव किस टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है कि नहीं आता? तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, है कि नहीं। अब पास्ट परफेक्ट में क्या यूज कर देंगे? हैड। इसके साथ क्या लगा देंगे? गॉन टू ऑफिस। बात समझ में आ गई यहाँ पर? क्यों ये समझ में आई इतनी बातें कि नहीं आई? अगर इसकी बात करें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा इनटू कॉमा व्हाट आर यू रीडिंग। इसको कैसे बनाएंगे? तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब यहां पर क्या लगा दें? अब यहां पर कर देखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, यही आपको जानना है। पहली कंडीशन ये थी आपका यस नो टाइप में कि सेड टू को आस्क में बदल देंगे। सेम यहीं पर भी सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क में बदलेंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन जब आपके पास यस नो टाइप का क्वेश्चन होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर आपने किसका यूज कर दिया? इफ और वेदर का यूज कर दिया। अगर आपके पास WH वर्ड फैमिली का हो गया तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा पर आए हुए इन्हीं WH वर्ड को हम कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर देते। जो भी WH वर्ड आएगा
उन्हीं को हम कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आए हुए WH वर्ड को ही लिख देंगे। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट हो गया, इसके बाद क्या लगा दें, व्हाट। अब व्हाट लगाने के बाद अब सेम इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बना दिया था, यानी कि इस इंट्रोगेटिव को असर्टिव बना दिया था। अब इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाने का मतलब कि सब्जेक्ट हम पहले रखेंगे और वो हम बाद में। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यू है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट कौन है, क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किससे बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही के अनुसार वॉज रीडिंग। क्या ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, क्यों बताइए। तो यहाँ पर आपको इस लेवल से यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, आपको WH वर्ड और यस नो टाइम। इसीलिए वहाँ पर जब आपको वो सेंटेंस पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि इनका यूज़ आपको नरेशन और वॉइस में बहुत अच्छे लेवल पे किया जाता है। कहाँ पर, इफ़ क्यों नहीं लगा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इफ़ लगाने से ये भी समझ लीजिए, हमने लिखा द टीचर। अब यहाँ पर हमने लिख दिया आस्क्ड द स्टूडेंट। ये हमने कह दिया चलो ठीक है, आपकी बात मान लें, इफ़ लगा दिए या फिर वेदर लगा दिए, है कि नहीं। अब यहाँ पर कौन आया आपके पास, WH वर्ड, है कि नहीं। चलिए अब इसको भी तो लगाना होगा आपको, इसको भी लगाना होगा व्हाट। इसके बाद हमने लिख दिया ही वॉज रीडिंग। ये सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि नहीं। अब बात समझते हैं, यहाँ पर ज़रा बताएं, ये आपका एक क्लॉज है और यहाँ पर भी एक क्लॉज है कि नहीं। और ध्यान रखेंगे क्लॉज आपका सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर के बनता है कि नहीं। और दो क्लॉज हो, यानी कि ये क्लॉज आपका फर्स्ट है और ये क्लॉज सेकंड है। अब क्लॉज, दो क्लॉजों को जोड़ने के लिए आपको दो कंजंक्शन चाहिए या फिर एक कंजंक्शन, एक ही कंजंक्शन चाहिए, है कि नहीं। तो आए हुए इन्हें WH वर्ड को हम कंजंक्शन बना देते हैं, क्योंकि हम इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर हम इफ़ और वेदर का प्रयोग नहीं करते। बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इफ़ या वेदर का इसलिए यूज़ नहीं करें क्योंकि हमारे पास दो दो कंजंक्शन हो जाएंगे और हम जानते हैं कि दो क्लॉजों को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन चाहिए। क्लियर हुआ ये बातें, है कि नहीं, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है बताइए ज़रा। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, बताया गया कल की क्लास में शायद। इम्पेरेटिव सेंटेंस जहाँ पर आपको ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, है कि नहीं, ये बातें आ जाएं तो इनमें इनका अलग नियम हो जाता है। सारी चेंजिंग हम ध्यान रखेंगे। ये इतना जो चेंज किया गया इधर समझ लो जी, आज ओवरव्यू समझ लो, फिर उसके बाद कल से लिखाना शुरू करेंगे। इतना पहले आपने देखा, सबसे पहले कंडीशन आपने देखा असर्टिव सेंटेंस को चेंज किया। असर्टिव दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। वहाँ पर सेड को सेड टू को टोल्ड में, से को सेज में, से को से टू को टेल में, और सेज को सेज में और सेज टू को टेल्स में, ये परिवर्तन किया। ये असर्टिव सेंटेंस की बात थी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग किया था, दैट का, है कि नहीं, ये किया था कि नहीं किया था। दूसरा असर्टिव के बाद आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है कि नहीं। और इंट्रोगेटिव बताया गया कि दो तरीके से होते हैं, यस नो टाइप और WH वर्ड। यस नो टाइप की शुरुआत और WH वर्ड की शुरुआत WH वर्ड से। यहाँ पर जो पहला नियम ये है कि इनमें आए हुए सेड टू को हम आस्क्ड में, सेड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, पहला नियम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यदि, अब यहाँ पर देखिए इसीलिए मैंने कहा यदि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आया है तो, इसके बाद यदि आपकी सेंटेंस शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो गई है तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। क्लियर हो गई ये बातें। दूसरा, यदि आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर है, इसके बाद आपका कोई WH वर्ड आ गया, है कि नहीं, तो इन्हीं WH वर्ड को सेंटेंस का कंजंक्शन बना देते हैं। ठीक है। फिर दोनों सेंटेंस की सिंपल सी बात यह है कि जब हमने कंजंक्शन यूज कर लिया तो हमको एक क्लॉज चाहिए। क्लॉज बनता किससे है, सब्जेक्ट और वर्ब से। जब ये क्लॉज चाहिए तो हमको इसके बाद आने वाला क्लॉज असर्टिव होना चाहिए।
असर्टिव फिर कह दे तो या तो एक क्लॉज नेगेटिव हो सकता है या एक क्लॉज पॉजिटिव हो सकता है। बात समझ में आ गई यहाँ पर, है कि नहीं? तो इस तरीके से इनका निर्धारण किया जाएगा, आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगी। तीसरी सेंटेंस जो बनाए जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे हमने कहा इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप, है कि नहीं? तो इंपरेटिव सेंटेंस पहचान करते हैं, आपको वहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है, वहाँ पर आपको एडवाइस दी जाती है, वहाँ पर आपको सजेशन दिया जाता है और वहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर हम ऑर्डर को जब सेड टू है, अगर इसके जगह पर हमको ऑर्डर लगे, जैसे मैंने कहा इस तरह सेंटेंस समझिएगा, इससे आपको समझ में आ गया। हमने कहा द टीचर सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा डोंट अब्यूज एनीवन। अब इस बात को समझने के लिए आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इंपेरेटिव सेंटेंस आपने किस तरीके से समझा हुआ है कि नहीं? ज़रा बताइए ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस कैसा है? इसीलिए सेंटेंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताया जाता है। डोंट अब्यूज एनीवन, सेंटेंस कैसा है? बताया गया ना आपसे 5 तरह के सेंटेंस होते हैं या 6 तरीके के? 5 ही होते हैं ना, 5 ही होते हैं। 5 होते हैं कौन कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये वाला। इससे कौन सा भावार्थ निकल रहा है? डोंट अब्यूज एनीवन, यानी किसी पर गाली मत दो। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का सजेशन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? और आपको डिफरेंस भी बताया गया कि एडवाइस और सजेशन में डिफरेंस क्या है, बताया गया था क्लास में, याद है? ये बातें समझ में आई कि नहीं? ये वाली इंट्रोगेटिव की एडवाइस और सजेशन में डिफरेंस बताया गया है, क्या होता है? एक और बताया गया ADVICE, ये सजेशन। इस एडवाइस और इस एडवाइस में डिफरेंस क्या है? ये एडवाइस आपका नाउन है, क्या है? ये नाउन है। और ये एडवाइस आपका दोनों सेंटेंस में यूज किया जाता है, ध्यान रखिए। लेकिन इसको एज अ नाउन यूज करेंगे और इसको एज अ वर्ब यूज करेंगे। और इनमें बात किया जाए तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एडवाइस और सजेशन कुछ ना कुछ तो होता ही होगा भाई। एडवाइस में भी क्या होता है? सलाह या सुझाव, और सजेशन में भी क्या होता है? सलाह या, है कि नहीं? तो ये क्या करेंगे एडवाइस और सजेशन में? ध्यान रखेंगे, एडवाइस वी यूज एज अ स्पेसिफिक कंडीशन। हमने बताया था एडवाइस कैसे यूज करेंगे? स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक क्या होता है? जब आपको कोई बड़े लोग यानी कोई उच्च पदाधिकारी या फिर कोई आपके लिए जो लगे कि वो कभी आपके लिए गलत नहीं हो सकता, है कि नहीं? जो वो सलाह देगा, क्या देगा वो अपने आप में? एडवाइस। भाई डॉक्टर सजेशन नहीं देता, वो क्या करता है? वो इसी को हम कह सकते हैं परामर्श। हर कोई परामर्श दे सकता है? नहीं दे सकता। आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, है कि नहीं? तो परामर्श, भाई जज क्या करेगा? वो एडवाइस देता है कि नहीं? परामर्श कहने का देखिए, जैसे आप लोग जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी भी आप सब्जेक्ट में यदि अच्छी उपलब्धि कर लेते हैं तो एक डॉक्टर की उपाधि मिलती है, डॉक्टरेट की, लोग डॉक्टर लगा देते हैं। तो डॉक्टर कहने का मतलब ये नहीं होता कि वो एक मेडिसिन ही होगा, बात समझ में नहीं? डॉक्टर लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो एक क्या होगा? मेडिसिन। वो सिर्फ लोगों को चीरफाड़ करता होगा, लोगों को देख रेख करता होगा, यानी कि वो डॉक्टर काम करता होगा। डॉक्टर का मतलब ही होता है, एक डॉक्टरेट की उपाधि होती है, अचीवमेंट होता है वो, है कि नहीं? डॉक्टरेट वो अचीवमेंट होता है, इसीलिए वो डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। और चाहे वो एनी अदर सब्जेक्ट, मैं इंग्लिश की बात करूं, यदि आप इंग्लिश में उसका हर एक वर्ड का, हर एक टर्म का, हर एक लॉजिक का उसका चीर फाड़ करने का मतलब उसके पूरी तरीके से नॉलेज को आप डेवलप कर सकते हैं, तो वो अपने आप में क्या एक डॉक्टर की उपाधि होती है। लोग PhD करते हैं कि नहीं हर एक सब्जेक्ट में, है कि नहीं? तो क्यों अपने साथ उपाधि लगाते हैं? वो डॉक्टर नहीं होते, लेकिन उस सब्जेक्ट के वो डॉक्टर होते हैं, फिजिक्स में भी, मैथ में भी, है कि नहीं? तो इसलिए अब यहाँ पर जैसे एडवाइस हो गया, तो एडवाइस की बात करेंगे तो एडवाइस अपने आप में क्या है? परामर्श। कहने का मतलब हर एक स्पेसिफिक
पर्सन इसको देता है भाई। और सजेशन की बात करेंगे, कोई भी अभी आपस में दो लोग लड़ जाइए, है कि नहीं, तीसरा आकर क्या कहेगा, सजेशन दे देगा कि नहीं, अरे क्यों लड़ रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो तीसरा जो लड़ते रहते बोलता है बीच में बोलने की ज़रूरत, कहता है कि नहीं कहता। तो कहने का मतलब ये है कि इसको कंपलसरी नहीं होता, आप इसको मान भी सकते हैं और इसको मान नहीं सकते, ये बाध्य नहीं है। कहने का मतलब इसकी बातें जो सजेशन दी जाती हैं, सजेशन तो हर एक आप इंसान दे सकता है कि नहीं दे सकता भाई। कुछ भी करे, देखते हैं गलियों में, यानी कि आपको कई सारे लोग सजेस्ट करते हुए मिलते हैं, मोदी को ये करना चाहिए, राज्यपाल को ये, प्राइम मिनिस्टर को ये करना चाहिए, है कि नहीं, बात समझ रहे। तो ये क्या है, सजेशन है भाई, उनका सुझाव है, मानने के लिए बाध्य नहीं है कि नहीं। लेकिन ये जो एडवाइस होता है, जब ये दिया जाता है तो अपने आप में क्या होता है, कंपलसरी होता है कि नहीं। ये आप मानने के लिए, जैसे आपको कोई फिजिशियन है, आपको डॉक्टर है, आपको कह दिया कि आपको सुबह शाम गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ 2 टैबलेट खाना है, आप उस बात को लिए मानने के लिए क्या है, बाध्य हैं कि नहीं बाध्य है कि नहीं। तो इसीलिए ये एडवाइस और सजेशन। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टॉपिक को लेकर के, ये अंतर डिवाइस और डिवाइस में, डिवाइस और डिवाइस में। बहुत अच्छा वर्ड है, डिवाइस और डिवाइस। अच्छा, डिवाइस जानते नहीं बहुत आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, ये वाला है या ये वाला, है कि नहीं। तो ये डिवाइस, और ये डिवाइस क्या है। तो आज का आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आप लोग ढूंढ करके लाइएगा, है कि नहीं। और एक और दे देते हैं आप लोगों को, एक और दे देते हैं, अवॉर्ड और रिवॉर्ड। अवॉर्ड और रिवॉर्ड ये आप नोट कर लीजिए, डिवाइस और डिवाइस, अवॉर्ड और रिवॉर्ड, दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके लाइएगा। तो हम लोग कल की क्लास से इसके आगे लिखना शुरू करेंगे। नरेशन हेडिंग डाल दीजिए। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया आज। ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे हैं, इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल।